अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स पेज नंबर 116 पे है। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। और डिबेंचर्स के बारे में आपने इससे पहले एटलीस्ट थियोरेटिकली कहीं ना कहीं कुछ पढ़ा होगा, और इवन अकाउंटिंग में पहले टॉपिक आ चुका होगा ना, 11-12 में था आपके सिलेबस में, नहीं डिबेंचर्स? ठीक है, तो वो आपको यहाँ काम आने वाला है। प्लस आपने शेयर कैपिटल वाला टॉपिक जो है वो भी पढ़ लिया है अभी, तो उसके बेस पे भी इनिशियल स्टेज पे जो टॉपिक्स है वो आपको रिलेट हो जाएंगे। तो डिबेंचर्स का मुझे पहले बेसिक मीनिंग बता दो कि एग्जैक्टली है क्या ये, जितना भी आपको डेफिनेशन नहीं चाहिए, आपके वर्ड्स में मीनिंग एक्सप्लेन कर दो कि डिबेंचर्स क्या है एग्जैक्टली। डेट है कंपनी के ऊपर, ठीक है। अब वो डेट जो कंपनी आपसे मांग रही है, जो पैसा मांग रही है, उसके बदले आपको कोई सिक्योरिटी, कुछ सर्टिफिकेट, इंस्ट्रूमेंट कुछ प्रोवाइड करते हैं एज अ प्रूफ। डिबेंचर सर्टिफिकेट्स आपको मिल रहे हैं, दैट इज द सिक्योरिटी। अच्छा, रिटर्न आपको कैसे मिल रहा है, उसमें क्या फायदा हो रहा है, पैसा उनको उधार है इंटरेस्ट के फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट और डिविडेंड में एक बेसिक डिफरेंस है, ये आपको पता है। टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फर्क पड़ता है, इंटरेस्ट और डिविडेंड में क्या डिफरेंस है इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ, इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो खर्चा आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्लेम कर सकते हो, उस पर टैक्स बचा सकते हो। अगर डिविडेंड के फॉर्म में आप पेमेंट कर रहे हो तो ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि डिविडेंड आफ्टर टैक्स पे होता है, वो पीएटी में से पे होने वाला है, तो उसका अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होता है, लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स नहीं होता। तो ये हमने देखा हुआ है। अब कंपनीज के लिए जब फाइनेंशियली वो अपने फाइनेंसेस मैनेज कर रहे हैं, तो ये डेट और इक्विटी का रेशियो मैनेज करना होता है। इसका आइडिया है, हमने देखा भी है कंपनीज के लिए आइडियल डेट इक्विटी रेशियो, वो बाईबैक में अपने पढ़ते हैं 2:1 वाली लिमिट होती है। तो फाइनेंशियल ऑफिसर्स को ध्यान रखना पड़ता है, जो सीएफओज हैं, कि हम जब पैसा रेज कर रहे हैं कंपनी के बिजनेस के लिए, तो डेट के फॉर्म में कितना रेज करें और इक्विटी के फॉर्म में कितना रेज करें, इसका एक परफेक्ट बैलेंस या करेक्ट बैलेंस मेंटेन करना नेसेसरी है। क्योंकि जितना आप इक्विटी के फॉर्म में ज्यादा रेज कर रहे हो, आप अपनी कंपनी की ओनरशिप दूसरों को दे रहे हो, और प्रॉफिट में से आपको उनको हिस्सा देना है। जो हिस्सा आप उनको दे रहे हो उस पर कोई टैक्स की बचत नहीं हो रही। अच्छा, ज्यादा डेट रेज करना भी रिस्की हो सकता है, बिकॉज डेट में क्या होगा, इंटरेस्ट कॉस्ट फिक्स हो जाएगा एंड दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब आपने प्रॉफिट कमाया हो या ना कमाया हो, आपको इंटरेस्ट कॉस्ट तो पे करना ही है। डिविडेंड वाली सिचुएशन में क्या होगा, अगर आपने प्रॉफिट कम कमाया और अगर आप डिसाइड करते हो कि इस साल डिविडेंड नहीं देना है, तो वो एक मैंडेटरी या ऑब्लिगेशन वाला पार्ट नहीं। तो ये सारे फैक्टर्स का एनालिसिस करके कंपनी एक प्रॉपर डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन करने की कोशिश करती है। पास्ट में हमने देखा है रिसेंट कि भाई जो कंपनीज बहुत ओवर डेट की तरफ चली गई, उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो गया, और इसके बहुत सारे इंस्टेंसेस मार्केट में अवेलेबल है। तो चाहे आप वो वोडाफोन आइडिया का एग्जांपल ले लो, या फिर येस बैंक का एग्जांपल लो, या जेट एयरवेज का एग्जांपल लो, वीडियोकॉन हो, ये कंपनीज, डीएचएफएल है, ये लास्ट 3-4 साल में ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने ओवर डेट अक्यूमुलेट करने की वजह से रीपेमेंट का इशू आ गया और कंपनी बैंक्रप्सी की तरफ चली गई। अभी जो बड़ा नाम है इसमें वो अदानी ग्रुप का है, जो वो भी डेट रिडन जो बिजनेस है वो ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। डेट लेके बिजनेस करना उनकी कंपनी का तरीका है। अब वो अपने रिस्क और रिवॉर्ड्स को मेजर करके ये रिस्क ले रहे होंगे, लेकिन बाकी कंपनीज डेट से डरती हैं कि भाई यार डेट के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि ब्याज जब तक मार्केट अच्छा चल रहा है तब तक तो भर लेंगे, थोड़ा भी टर्बुलेंस आया ना बिजनेस में तो फिर इंटरेस्ट कॉस्ट पे करना डिफिकल्ट हो जाएगा। अब डिबेंचर्स की जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये ऐसी डेट सिक्योरिटीज है जो कंपनीज इशू कर रही है। अच्छा, इनकी लाइफ टाइम कैसी होती है, मतलब ड्यूरेशन कितना होता है डिबेंचर्स का, परपेचुअल है या लिमिटेड टाइम के लिए, कैसे रहता है? लिमिटेड टाइम के लिए। मैक्सिमम कितने ड्यूरेशन के लिए हो सकता है? 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, और एक और कैटेगरी होती है 30 ईयर्स, वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली, रियल एस्टेट वाली जो एंटिटीज है। जिन्होंने आपने ग्रुप 1 पढ़ा है, अपन ने तो डिबेंचर्स का टॉपिक डेट कैपिटल पढ़ाई था, तो थियरी आपकी वहाँ पे सारी कवर हो गई थी एज सच, ठीक है। और जिन्होंने आपने नहीं भी अभी ग्रुप 1 पढ़ा है, जो 12th में आपने डिबेंचर्स के बारे में पढ़ा है, थियरी रिपीट है, तो वो आपको भी पता ही है कि उसके अंदर क्या हो रहा है। हम यहाँ पे इसको अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं। इवन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में भी जो आपने 11th-12th में शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स पढ़ा था, इशू ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, वो सारी चीजें रिपीट होंगी, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और कंसेप्ट्स ऐड होंगे जो वहाँ पे कवर अप नहीं होते। तो बेस जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो सिमिलर है, देन नए कंसेप्ट्स इसमें ऐड ऑन होते जाएंगे। अब मॉड्यूल में आपके जो स्टार्टिंग में थियरी दे रखी है वो मैं आपको रिलेट करा देता हूँ क्या है, तो क्योंकि एमसीक्यू वाला पार्ट है ना, तो वो सब चीजें एक बार आप रिलेट करके रख सकते हो। पेज 116 पे देखना, पहले डिबेंचर्स का मीनिंग आपको बताया, उसके कुछ टाइप्स बताए हुए। अब ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं, आपको कितने आइडिया है बता दो। सबसे पहले सिक्योर्ड या मॉर्गेज वाले जो डिबेंचर्स है, तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स का मतलब क्या हुआ, कोई ना कोई असेट कंपनी ने गिरवी रखी होगी कि अगर हम पे ऑफ नहीं कर पाए तो आप ये असेट को सेल ऑफ करके अपना पैसा रिकवर कर सकते हो, दैट इज सिक्योर्ड डिबेंचर्स। अनसिक्योर्ड वाले केस में चार्ज क्रिएटेड नहीं होगा, तो यहाँ पे डिबेंचर होल्डर्स ज्यादा रिस्क पे है कि अगर कंपनी डूब गई और पैसा रिटर्न नहीं कर पाई तो रिकवरी का हमारे पास कोई और सोर्स नहीं, फिर लिक्विडेशन के टाइम पे पैसा बचा तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, बेरर डिबेंचर्स की बात हो रही है। बेरर इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपने कहीं और भी पढ़ा होगा, चेक में सुना है बेरर चेक,
तो वो डिफरेंस ध्यान में, एक अकाउंट पे चेक होता है, एक बेरर चेक होता है। बेरर का मतलब उसमें किसी का नाम नहीं, जो होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है वही ओनर है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी अपने इस चीज की बात करते हैं, सेम हो गया एग्जैक्टली। बेरर इंस्ट्रूमेंट, शेयर के केस में इनको शेयर वारंट्स बोला जाता है, तो ये एग्जैक्टली सेम चीज है। शेयर वारंट्स में भी किसी का नाम नहीं होता, जो होल्डर है वही ओनर। अब रजिस्टर्ड डिबेंचर्स का मतलब कि उस पर आपका नाम लिखा हुआ है, स्पेसिफिक है, जैसे शेयर सर्टिफिकेट होता है वैसे यहाँ पे रजिस्टर्ड डिबेंचर हो गए, सिंपल मीनिंग। फिर ये टर्म आ रहा है कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स जो इन फ्यूचर किसी और कैटेगरी में, प्रेफरेंस में या इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो कन्वर्टिबल हो गए। नॉन कन्वर्टिबल उसका ऑपोजिट हो गया रिडीमेबल, जो एक पॉइंट के बाद रिडीम हो जाएंगे, मतलब कंपनी डिबेंचर सर्टिफिकेट वापस लेके आपका पैसा आपको रिटर्न कर देगी, दैट इज रिडीमेबल। इरिडीमेबल या परपेचुअल उन्होंने बोला है, लेकिन एज सच ऐसा कुछ होता नहीं, डिबेंचर्स के केस में नहीं। अगर कंपनी ये बोल रही है कि इरिडीमेबल या परपेचुअल डिबेंचर्स है भी, तो उसका बाय डिफॉल्ट मीनिंग क्या हो गया कि जो मैक्सिमम लाइफ है, जैसे लिस्टेड में 10 ईयर्स होती है, बाकी में 20 होती है, या रियल एस्टेट वाले में 30 ईयर्स होती है, उससे ज्यादा इसके अंदर ड्यूरेशन नहीं हो सकती। तो अभी तो कंपनीज एक्ट मना ही करता है कि अगर आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो ना, डोंट नेम इट एज इरिडीमेबल और परपेचुअल। क्यों मार्केट में कंफ्यूजन क्रिएट करना है, जब पता है कि इरिडीमेबल होते ही नहीं है ना, तो आप ये टर्म अवॉइड करो, यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे कवर हो गई। नेक्स्ट बोला है फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर्स एंड सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर्स। अब मॉर्गेज करने का मतलब आपको पता है, गिरवी रखना, चार्ज क्रिएट करना। फर्स्ट मॉर्गेज और सेकंड मॉर्गेज का मतलब क्या होता है कि एक ही असेट को आप मल्टीपल टाइम्स मॉर्गेज कर सकते हो। फर्स्ट मॉर्गेज जिसके फेवर में होगा, जब असेट को बेचने की बात आएगी तो पैसा पहले उनको मिलेगा, उसके बाद जो सेकंड मॉर्गेज वाले होंगे उनको पैसा मिलेगा, तो एक रैंकिंग डिसाइड हो जाती है। तो हमने एक टर्म पढ़ा हुआ था कंपनीज एक्ट में, पेरी पासू क्लॉज या पेरी पासू चार्ज, आपको ध्यान होगा, और उसमें हमने ये बात की भी थी कि अगर पेरी पासू चार्ज क्रिएट होता है तो फिर क्या होगा, फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज के बीच में ना कोई रैंकिंग नहीं होगी, सबका चार्ज बराबर होगा, और अगर पैसा शॉर्ट पड़ गया तो प्रोपोर्शनेटली मिलेगा, ये देखा था। और अदरवाइज अगर फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज वाली बात है, तो जिसके फेवर में पहले चार्ज क्रिएट हुआ उसको अपना पूरा पैसा मिलेगा, फिर बचेगा तो सेकंड वाले को मिलेगा। और एक तीसरा पॉइंट भी था, एक्सक्लूसिव चार्ज। एक्सक्लूसिव चार्ज का मतलब क्या था कि सेकंड चार्ज क्रिएट हो ही नहीं सकता। जैसे 3 पॉइंट्स हमने वहां पे देखे थे, वही कंडीशन क्लियर। तो चलो, तो ये थियरी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट पॉइंट देख लो, इशू ऑफ डिबेंचर्स की बात हो रही है, ये आपको अब शेयर कैपिटल वाली याद आएगी, सारे टॉपिक्स वही है इसके अंदर। जो शेयर्स इशू करते टाइम हमने क्राइटेरिया देखा है, वैसा ही है यहाँ पे भी, कि जब डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं तो या तो वो कैश के फॉर्म में होंगे, सामने पैसा मिलेगा, या फिर अदर देन कैश भी हो सकता है, नॉन कैश कंसिडरेशन, असेट एक्सचेंज करना, ये भी पॉसिबल है। और तीसरा बोला है डिबेंचर्स को इशू करना एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी मतलब वही हो गया ना, असेट पे चार्ज क्रिएट करने वाली बात होगी कि भाई सिक्योरिटी के तौर पे डिबेंचर्स दे रहे हैं कि अगर हम रीपे नहीं कर पाए तो ये डिबेंचर के ओनर आप हो जाओगे, इसके बेस पे क्लेम कर लेना। तो एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और कुछ नहीं। तो ये तीनों फॉर्म में डिबेंचर्स इशू हो सकते हैं। फर्स्ट टाइप कैश वाला देख लो, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ये तो आपको मालूम है। अब इसमें पार और प्रीमियम वाले केस में हमने शेयर्स में भी देखा हुआ है ना कि शेयर्स भी इशू होते हैं तो एट फेस वैल्यू, दैट इज पार वैल्यू, और अगर कुछ एक्स्ट्रा उस पर प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं तो वो कंडीशन। शेयर्स के केस में डिस्काउंट पे था क्या, इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट? नहीं, वैसी कंडीशन वहां पे नहीं थी, बिकॉज कंपनीज एक्ट में अपन ने देखा है इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट वो सेक्शन 53 में डिनाई किया हुआ है। एक या दो कंडीशन है जहां पे उन्होंने अलाउ किया। स्वेट इक्विटी तो एक एक्सेप्शन है 54 वाला। इवन 53 में भी एक वो सबसेक्शन 2A वाला पॉइंट आया था, जहां बोला था डेट रिस्ट्रक्चरिंग के टाइम पे अगर जरूरत पड़े तो आप इक्विटी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज तो फिर स्वेट इक्विटी वाला ही ऑप्शन रहेगा। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में 53 की वजह से डिस्काउंट पे शेयर्स इशू करना अलाउड नहीं है। डिबेंचर्स के केस में ऐसा कोई सेक्शन नहीं था जहां पे डिस्काउंट पे इशू करने पे कोई रिस्ट्रिक्शन हो, तो यहाँ पे डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। तो तीनों कैटेगरी वही है, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट, क्लियर। इसके रिगार्डिंग कुछ इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं जिनमें एंट्रीज करके आप अपना शेयर कैपिटल का टॉपिक रिवाइज कर सकते हो। फिर डिबेंचर और शेयर्स का डिफरेंस बिटवीन वाला आंसर यहाँ पे है, लेकिन एमसीक्यू में आपको पूछेंगे नहीं, वैसे तो वो काम नहीं आएगा। सिर्फ पॉइंट्स रीड कर सकते हो, ट्रू और फॉल्स या ऐसे कुछ येस नो वाले क्वेश्चन आ गए तो पूरा कहीं लिखना तो है नहीं। आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब इसमें एंट्रीज आपके ध्यान में है, अलॉटमेंट, एप्लीकेशन मनी, ये सब वाली, या वापस रिपीट करवानी, क्या सिचुएशन है? अगर आपको पता हो, याद हो, तो अपने डायरेक्टली सामने स्टार्ट कर सकते हैं। हमने देखा था एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये सब चीज़ों की बात हुई थी। तो उसी की एंट्रीज एग्जैक्टली सेम है, लेकिन जहाँ पे शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में आप ये लिख रहे थे ना, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू डिबेंचर्स अकाउंट। इतना एक प्रेजेंटेशन का फर्क रहेगा। और डिबेंचर्स में एक रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, शेयर कैपिटल में कोई डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता, सिर्फ प्रेफरेंस में फिक्स होता है। तो यहाँ पे ना डिबेंचर्स के आगे एक परसेंटेज मेंशन किया होगा जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है, भाई 9% डिबेंचर्स या 12% डिबेंचर्स, वो चीज रहेगी। बाकी का सारा कंसेप्ट इसमें सेम रहेगा। क्लियर, यहाँ तक समझ आया? चलो, तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे चलते हैं।
देख लो पेज नंबर 119 पे है लास्ट में, वहां से स्टार्ट हो रहा है। सॉल्व कर ही लेते हैं, आप खुद ही स्टार्ट करो इसको, एक बार राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी, थोड़ा एंट्रीज भी याद हो जाएंगी कैसे करनी है। एबीसी लिमिटेड कंपनी है, 50,000 डिवेंचर्स इन्होंने इशू किए, 12% इंटरेस्ट रेट है, फेस वैल्यू 100%, 100 रुपीज़, और पेमेंट कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे बोला हुआ है। 25 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी, 50 रुपीज़ अलॉटमेंट मनी, और बाकी का जो 25 है दैट इज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इस तरीके से पेमेंट एक्सेप्ट किया। तो एंट्रीज का फ्लो क्या था एक बार देख लें। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी मंगवाएंगे, एप्लीकेशन मनी आएगा तो फिर उसको डिबेंचर अकाउंट में लेके जाएंगे फेस वैल्यू पे। उसके बाद अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट मनी आएगा तो बैंक वाली एंट्री, एंड देन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगवा के उसकी एंट्री। तो ये फ्लो में हमें चलना है। और क्या डेटा दे रखा है वो भी देख लेना नेक्स्ट पेज पे। एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है दैट इज फॉर 52,000 डिबेंचर्स, and the directors allotted 50,000 debentures, rejecting the remaining applications. Application money received for 2,000 rejected debentures were duly refunded. ये ध्यान में है पॉइंट, ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाता है तो आपके पास जब एप्लीकेशन मनी आया होगा वो ज़्यादा आया होगा, तो अलॉटमेंट करते टाइम आप बाकी का पैसा रिफंड कर देना। तो जितना अलॉटमेंट करना है आप तो उतना ही करोगे, सरप्लस अमाउंट इज टू बी रिफंड, ये कंडीशन है। स्टार्ट करते हैं, एंट्रीज एक बार आप देख लो, एप्लीकेशन से स्टार्ट करो। बोलो, हो गया कंप्लीट? कोई क्वेरी, किसी को कुछ डाउट? क्लियर हो गया? और जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपका एट पार वैल्यू पे और कुछ रिफंड वाला पॉइंट था इसके अंदर, वैसे इलस्ट्रेशन नंबर 2 और 3 एक प्रीमियम पे है और एक डिस्काउंट पे। तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, अभी उस पर अपने टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप घर पे जब बाकी के सम्स करोगे एक बार आप प्रैक्टिस के लिए इसको सॉल्व कर सकते हो, या भले इसमें से ऑडिटिंग कर लेना उन्होंने ठीक से किया है कि नहीं तो भी चलेगा। हाँ, ज़्यादा काम नहीं है उसका। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देख लेते हैं। पेज नंबर 124 पे आ जाओ। इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, अदर देन कैश है, पैसे हम रेज कर नहीं रहे, तो अगर डिबेंचर्स ऑफर किए भी है तो सामने जिसने डिबेंचर परचेज किए उसने कोई ना कोई असेट या इन काइंड आपको कुछ पेमेंट किया होगा। तो इसके लिए एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 4। उसी से डायरेक्ट आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि कैलकुलेशन कैसे करना रहेगा। तो जो कंपनी है उसका नाम है राधा लिमिटेड, मशीनरी परचेज की है, और वैल्यूज थोड़ा देख लेना, यहाँ पे ध्यान देना। वैल्यूज में ऐसा बोला है कि राधा लिमिटेड ने मशीनरी परचेज की है, उसकी वैल्यू है 1,20,000 रुपीज़, बिल्डिंग की वैल्यू है 2 लाख रुपीज़, और जिस कंपनी से बाई किया वो है दीपा लिमिटेड। अच्छा, इसमें जो परचेज कंसिडरेशन अग्री किया गया ना दैट इज 3 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे ना वेरिएशन आ सकता है, जितने की असेट आप बाई कर रहे हो और सामने जितना आप पेमेंट कंसिडरेशन अग्री कर रहे हो उसकी वैल्यू में डिफरेंस आ सकता है। हो सकता है ज़्यादा पैसे पे कर रहे हो सकता है कम पे कर रहे हो, तो डिफरेंस के अमाउंट का हमें यहाँ पे इफेक्ट देना होगा। अभी जो 3 लाख रुपीज़ परचेज कंसिडरेशन डिसाइड हुआ, ये हम कौन से फॉर्म में पे कर रहे हैं? कैश में पे कर रहे हैं? नहीं, इसके बदले हम इशू करेंगे डिबेंचर्स। ठीक है, तो एक तरफ असेट आने वाली है, असेट हम रिकवर कर रहे हैं और सामने अपने डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी आपको उस तरीके से ही करना होगा कि जो रिसिप्ट साइड पे है उसमें हमें असेट्स दिखानी होगी जो भी हम रिसीव कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक तो उन्होंने बिल्डिंग बोला हुआ और दूसरी असेट जो बोली है दैट इज प्लांट एंड मशीनरी। तो इनकी वैल्यूज कितनी बोली है? बिल्डिंग की 2 लाख और प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000। अब क्रेडिट किसको करेंगे? जो वेंडर कंपनी है जिसने हमें एसेट बेची है उसको क्रेडिट करेंगे, दीपा लिमिटेड। अब हमें इनको पे कितना करना है? 3 लाख रुपीज ही पे करना है ना। अब ये डिफरेंस का अमाउंट क्या है? 20,000। हाँ, वो तो अमाउंट तो पता है, बट नाम क्या देंगे इसको? हाँ, ये अपना फायदा है नुकसान है, क्या हो रहा है, क्या इफेक्ट देंगे? पहले तो ये बता दो अपना प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है पक्का। असेट्स की मार्केट वैल्यू कितनी है? 3,20,000। हम सामने उनको कितना पे कर रहे हैं? 3 लाख। तो 20,000 रुपये अपना नुकसान नहीं है, बचत हो रही है। 3 लाख रुपए के डिबेंचर दे के 3,20,000 की असेट लेके आए हो, तो दिस इज सेविंग्स। अब ये सेविंग्स हमारे लिए रिजर्व है, तो इसको नाम देंगे कैपिटल रिजर्व। क्लियर हो गया? यहाँ पे आपको एंट्री करनी होगी टू कैपिटल रिजर्व, और अमाउंट कितना? 20,000। ठीक है, तो ये सेविंग्स हो गई, ये लॉस नहीं है, ध्यान रखना। अच्छा, उल्टा भी हो सकता था ना, अमाउंट चेंज कर देंगे तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे अगर सपोज हम दीपा लिमिटेड को 3 लाख रुपए के बदले 3,50,000 के डिबेंचर्स ऑफर कर रहे होते,
तो फिर ये 20,000 का डिफरेंस यहाँ तो आता नहीं, फिर क्या हो जाता, डिफरेंस इस तरफ आ जाता ना 30,000। अब ये 30,000 नुकसान हो गया अपना, तो ये नुकसान जो है वो किस नाम से फिर रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज गुडविल। अपनी गुडविल नहीं, सामने वाले की गुडविल, ठीक है, इसलिए गुडविल लिख रहे हैं। तो सामने वाले की गुडविल है, इसलिए उसको 3,20,000 की असेट लेने के बाद हमने 3,50,000 के डिबेंचर्स ऑफर किए, 30,000 उसकी गुडविल का हमें उसको पे करना पड़ा, ये वैसे, ठीक है। दोनों अलग अलग लिखना, मिक्स मत कर देना। ये ओरिजिनल तो यही वाला था 20,000, ये तो एक सेपरेट सिचुएशन है। ठीक है, गुडविल वाला कोई इलस्ट्रेशन है नहीं, इसलिए आपको साथ में बता दिया कि बाई चांस अगर ऐसा कुछ आए तो ध्यान रहेगा। तो ओरिजिनल जो अपना क्वेश्चन था उसके हिसाब से तो कैपिटल रिजर्व क्रिएट हुआ। तो एक एंट्री में पहले हमने असेट को रियलाइज कर लिया, वेंडर कंपनी को क्रेडिट कर दिया कि भाई उन्होंने असेट्स हमें दिए। अब दूसरी एंट्री बाकी है ना, डिबेंचर इशू करने वाली, तो हमारी तरफ से डिबेंचर्स ऑफर होंगे, तो दीपा लिमिटेड जो कंपनी है उनको डेबिट करेंगे ये 3 लाख रुपए से, और सामने डिबेंचर्स इशू होंगे। इंटरेस्ट रेट आप देख लो उस पर कितना, 12% डिबेंचर्स, ठीक है, कंप्लीट। तो दोनों एंट्री हो गई, असेट रिसीव की वो इफेक्ट भी आ गया, डिबेंचर इशू की वो इफेक्ट भी आ गया, कैश का कोई ट्रांजेक्शन यहाँ पे है, तो इसके साथ ये आपका इलस्ट्रेशन कंप्लीट है। बोलो कोई कंफ्यूजन इसमें, समझ आ गया, क्लियर है? आगे देखते हैं। नेक्स्ट, डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, ये हम आगे वो चार्ट में देख रहे थे, उसी की बात हो रही है। कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब ये है कि आपने कुछ बोरोइंग्स किए होंगे, सामने एज ए सिक्योरिटी आपने डिबेंचर्स सरेंडर कर दिए होंगे कि बाई चांस हम रीपे ना कर पाए तो ये डिबेंचर्स के बेस पे आप अपना अमाउंट क्लेम कर लेना और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो सिक्योरिटी के तौर पे आपने दिया। अब इस चीज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है उसके लिए 2 ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। 2 मेथड्स आपके पास अवेलेबल है। जो पहला मेथड है वो तो बहुत सिंपल है, वो ये बोलता है कि इसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करो ही मत, बताओ मत बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि ऐसे कोई डिबेंचर्स हमने कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे इशू किए, तो अपने लिए तो ये फेवरेबल है कि कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड ज्यादा अप्रोप्रिएट है। हाँ, इसमें आप ये कर सकते हो कि नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर कर सकते हैं कि भाई ऐसे हमने डिबेंचर्स ऑफर कर रखे हैं, लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें कोई अगर आपको एंट्री नहीं करनी है तो चलेगा, ये भी प्रैक्टिकली रेलिवेंट है। लेकिन दूसरा ऑप्शन कि अगर कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिखाना हो तो फिर क्या करें, तो इसमें आपके पास डिबेंचर ऑफर करने को तो है, तो एक तरफ क्या हो रहा है कि आपने डिबेंचर्स इशू कर दिए एज अ सिक्योरिटी, तो 2 डिबेंचर्स करके तो आप क्रेडिट कर दोगे, लेकिन सामने डेबिट में क्या करें, क्योंकि ना हम पैसे रिसीव कर रहे हैं ना कोई असेट आ रही है, ये तो सिक्योरिटी के तौर पे दिया, तो यहाँ पे वो अकाउंट का यूज करेंगे जो आपके बहुत काम आता है एग्जाम में, जब बैलेंस शीट टैली नहीं होती ना, तो इज्जत बचाने के लिए ये काम आता है। तो यहाँ पे वो बोला डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट 2 डिबेंचर्स, तो इशू करने की एंट्री आ गई। इन फ्यूचर ये इफेक्ट नलीफाई होने वाला है, जब आप वो लोन सेटल कर दोगे तो सामने वाली पार्टी आपके डिबेंचर्स आपको रिटर्न कर देगी, वो तो उसे सिक्योरिटी के तौर पे रखे थे, तो डिबेंचर अकाउंट तब डेबिट हो जाएगा और वो सस्पेंस अकाउंट सामने क्रेडिट हो जाएगा। तो इफेक्ट ओवरऑल तो नलीफाई होने वाला है, लेकिन टेम्पररीली इफेक्ट दिखाने के लिए क्या अकाउंटिंग एंट्रीज दिख रही है, कोई अगर अकाउंटिंग स्टेटमेंट रीड कर रहा है तो उसको मालूम पड़ेगा ऐसा कोई ट्रांजेक्शन हुआ था, तो फिर आप ये सस्पेंस अकाउंट का यूज यहाँ पे कर सकते हो। ये चीज थियरी में उन्होंने क्लैरिफाई की है, आप सिर्फ वहां से उसको हाईलाइट कर लो तो भी चलेगा। पेज 126 पे देख लो, जो सेकंड मेथड करके बोला है ना, सिर्फ वो सस्पेंस अकाउंट की एंट्री करनी है, इतना आपको पता होना चाहिए, बाकी और कोई कैलकुलेशन में ऐसा कोई पॉइंट आने वाला नहीं। क्लियर? तो वो एंट्री हाईलाइट कर लो, टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट है। इलस्ट्रेशन दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए, वो करके आपको ट्राई करना है तो खत्म कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, डिबेंचर इंटरेस्ट। ये सब अभी ऐसे शॉर्ट टॉपिक्स ही हैं, इंडिविजुअली एक एक एंट्री समझाई जा रही है, फिर जब पूरा सम आएगा तो उसमें वो सारी चीजें एक साथ लिंक होंगी, तो अभी इंडिविजुअली मैं टॉपिक वाइज ही चल रहा हूँ। डिबेंचर इंटरेस्ट की बात हो रही है। स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया ना कि डिबेंचर इंटरेस्ट जो है वो कंपनी के लिए एक एक्सपेंडिचर है जो पीएनएल में क्लेम करके उस पर टैक्स सेविंग कर सकते हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पे उसका इफेक्ट आने वाला है, कंपनी के लिए खर्चा है। अब दूसरा एक और पॉइंट आता है यहाँ पे, जब डिबेंचर इंटरेस्ट कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है तो इसमें टीडीएस वाली कंडीशन आती है जो अपने इनकम टैक्स डीटी वाले पार्ट से कनेक्टेड है, जो टीडीएस में अपने 193, 194 सेक्शन पढ़ रहे थे, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, उसमें टीडीएस वो 5,000, 10,000 की लिमिट्स थी, उससे ऊपर अमाउंट जाएगा तो टीडीएस डिडक्ट करना होगा, तो वो टीडीएस की कंडीशन यहाँ पे आएगी, और जो रेट है दैट इज 10% है, तो 10% टीडीएस डिडक्ट होगा। इन शॉर्ट ऐसा है कि कंपनी जब आपको इंटरेस्ट पे करेगी तो अगर 100 रुपीज आपका इंटरेस्ट ड्यू है तो पूरा 100 आपको नहीं मिलेगा, उसमें से 10 रुपीज कंपनी सेट असाइड कर लेगी, आपको कितना पे होगा 90, और बाकी का 10 रुपीज कहाँ पे जाएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। कंपनी का खर्चा 100 रुपए पूरा है, उनकी कोई बचत नहीं, लेकिन वो 100 रुपए उनको 2 हिस्सों में बांट देना, 90 रुपीज टू द डिबेंचर होल्डर एंड 10 रुपीज टू द इनकम टैक्स अथॉरिटी। वो चीज अकाउंटिंग एंट्री में भी दिखनी चाहिए ना कि हमने टीडीएस डिडक्ट करके सबमिट किया, तो वो इफेक्ट हम यहाँ पे देखने वाला है।
एंट्रीज देख लेते हैं किस तरीके से होगी। अब डिबेंचर इंटरेस्ट वाले केस में एंट्रीज दो पार्ट में होंगी। एक पहले ड्यू की एंट्री होगी कि भाई डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू है, और सेकंड एंट्री जो होगी वो पेमेंट की होगी कि हम इसको पेमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ड्यू वाली एंट्री देखें। डिबेंचर इंटरेस्ट का जो अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा, जैसे 100 रुपीज़ के हिसाब से कंसिडर कर लेते हैं। अब इसमें से डिबेंचर होल्डर्स को हम कितना पे करेंगे, 90, और बाकी का जो है उसको हम बोलेंगे इनकम टैक्स पेएबल। अब इसमें मैंने किसी को पेमेंट नहीं किया, ये सिर्फ ड्यू हुआ है कि इतना खर्चा कंपनी के ऊपर है। अब नेक्स्ट एंट्री जो होगी इसके बाद वो पेमेंट की एंट्री होगी, इन दोनों को ये अमाउंट हमें पे करना है। तो डिबेंचर होल्डर्स का जो अकाउंट है वो डेबिट, इनकम टैक्स पेएबल, ये टीडीएस वाला पोर्शन आ गया, ये भी डेबिट, और पेमेंट करेंगे तो टू बैंक। तो कंबाइंड एंट्री होगी 90 रुपीज़ होल्डर्स को, 10 रुपीज़ डिपार्टमेंट को, और कंपनी का खर्चा 100 रुपये पूरा। तो नेट इफेक्ट वही है कि डिबेंचर इंटरेस्ट का जो एक्सपेंस है वो हमने कर दिया, लेकिन किसको कितना पे किया वो यहाँ से दिख रहा है। तो ये ड्यू वाली एंट्री और दूसरी पेमेंट वाली एंट्री। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर देखते हैं आगे। अच्छा, डिबेंचर इंटरेस्ट जो है यूजुअली या तो साल में एक बार दिया जाएगा, या बहुत सारी कंपनी सेमी एनुअली 6 मंथली बेसिस पे पे करती है। अगर 6 मंथली वाली सिचुएशन है तो ऐसी एंट्री साल में 2 बार होगी। ठीक है। अच्छा, ये डिबेंचर इंटरेस्ट का जो एक्सपेंस है ये तो अपना नॉमिनल अकाउंट हुआ ना, साल के एंड में इसको पीएनएल में भी तो लेके जाना पड़ेगा। तो थर्ड एंट्री जो है वो पीएनएल वाली आएगी, जिसको अपने क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, ये इफेक्ट आपको साल के एंड में देना होगा 31 मार्च। 100 रुपीज़ का एक्सपेंस आप क्लेम कर लो। अगर ये 6 मंथली होता तो साल के एंड में टोटल 200 हो जाता है एक साथ। अपने मान लेते हैं कि एनुअल बेसिस पे पे किया। थर्ड एंट्री भी लिख ही लेना ना, क्लोजिंग वाली भी। आगे जो सम्स करवाऊंगा उसमें काम आने ही वाली, तो ये भी लिख के रखना। तो ड्यू की एंट्री, पेमेंट की एंट्री और क्लोजिंग एंट्री, 3 चीजें होगी। हो गया, नोट कर लिया? चलो आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। पेज नंबर 129 पे है। इस टॉपिक का जो नाम है दैट इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ इशू। ऐसे हेडिंग दे देना, टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स। यहाँ पे अभी हम जो एंट्रीज कर रहे हैं ना, आप ध्यान रखना, हम एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स ये एंट्री कर रहे हैं, अभी रिडेम्पशन पे नहीं है। दिस इज नॉट द एंड पॉइंट ऑफ द डिवेंचर्स, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। जब डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं तभी ये सारी चीजें कंसिडर करके एंट्री करने वाले हैं। अब क्या चीजें कंसिडर करनी है वो भी देख लो। देखो, एक तरफ आप डिवेंचर्स को इशू कर रहे हो, इन फ्यूचर आपको पता है कि डिवेंचर्स एक पॉइंट पे रिडेम्पशन की तरफ जाने वाले, तो ये दोनों ट्रांजेक्शन होने ही वाले। अब इसमें ना कुछ कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जैसे मैंने डिवेंचर्स को इशू किया एट पार और रिडेम्पशन भी कर दिया एट पार। हो सकता है ऐसा, 100 रुपीज़ पे डिवेंचर ऑफर किया था, वापस लिया तो आपके 100 रुपीज़ आपको रिटर्न कर दिए। इन बिटवीन जितने ड्यूरेशन के लिए डिवेंचर रखे, आपको रेगुलर इंटरेस्ट पे करता गया, तो एट पार दोनों तरफ हो गया। और कोई कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, इशू किया प्रीमियम पे और रिडेम्पशन किया पार पे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे रहेगा। तो एक ऑप्शन ये रहेगा, दूसरा ऑप्शन ये, ऐसा भी हो सकता है इशू किया डिस्काउंट पे और रिडीम किया पार पे, पॉसिबल है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेंगे। नेक्स्ट, इशू किया हमने एट पार और रिडेम्पशन कर रहे हैं एट प्रीमियम, है पॉसिबल। कंपनी के लिए यहाँ पे एक्सपेंस बढ़ जाएगा ना, 100 रुपये मांगे थे, रिडेम्पशन पे 105 रुपये रिटर्न कर रहा हूँ, तो 5 रुपये यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन में कंपनी को लॉस होने वाला है। तो ऐसा ट्रांजेक्शन भी पॉसिबल है। फिर इसके बाद
इशू किया पार पे और रिडीम किया डिस्काउंट पे, है पॉसिबल? ये हो सकता है ऐसा? नहीं। मैं आपसे 100 रुपये उधार मांग रहा हूँ, रिटर्न करूंगा तो 95 वापस करूंगा, चलेगा क्या? बोले ये कौन सा तरीका वो उधार मांगने का, जितने पैसे मांग रहे हो उतने वापस नहीं करोगे क्या? तो रिडेम्पशन के टाइम पे मिनिमम पार वैल्यू तो देना ही पड़ेगा। हाँ, प्रीमियम पे कर रहा हूँ मैं, वो अलग बात है, लेकिन डिस्काउंट वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है बनने वाला नहीं। आया समझ में? तो एट पार अगर मैं इशू कर रहा हूँ तो रिडेम्पशन एट पार कर सकता हूँ, एट प्रीमियम हो सकता है, डिस्काउंट पे करूंगा तो आप मानोगे नहीं, कम से कम मिनिमम पार वैल्यू तो आपको वापस चाहिए। अच्छा, मैं इशू कर रहा हूँ एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट पार, है पॉसिबल? ये भी नहीं होगा। वो हो सकता है, प्रीमियम वाला अमाउंट अलग है ना, डिस्काउंट की बात नहीं होगी। अच्छा, प्रीमियम के सामने प्रीमियम हो सकता है, 105 पे इशू किया, 105 पे रिडीम किया। उल्टा भी हो सकता है, 105 पे इशू किया, 110 पे रिडीम किया। तो यहाँ प्रीमियम टू प्रीमियम वाले में न्यूमेरिकल अमाउंट के हिसाब से वेरिएशंस आ सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरा, डिस्काउंट पे इशू किया, रिडीम कर रहा हूँ एट पार, है पॉसिबल? चलेगा, उसमें आपका नुकसान नहीं है ना। मैंने डिस्काउंट पे इशू किया और पार पे रिडीम कर रहा हूँ तो मेरा नुकसान है, आपको तो ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, डिस्काउंट एंड प्रीमियम। इसमें कंपनी का डबल लॉस है, डिस्काउंट भी दिया और प्रीमियम भी पे कर रहे हैं, इन्वेस्टर का तो कोई नुकसान है नहीं, उसका तो बेनिफिट हो रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन भी चलेगा। अब ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमने लगा लिए, ये ऑप्शंस पॉसिबल है। तो एट द टाइम ऑफ इशू कंपनी को आइडिया होता है कि रिडेम्पशन के टाइम पे क्या करने वाले हैं, या तब सोचेंगे? क्या होता है, पहले से प्लान किया होगा ना, कि बजटिंग भी तो करना होता है कि आज पार पे इशू कर रहे हैं, अगर तब प्रीमियम देना है तो प्रीमियम का अलोकेशन तो करके रखना पड़ेगा, तब पैसे कहाँ से आएंगे एक्स्ट्रा। तो ऑब्वियसली ये चीज एट द टाइम ऑफ इशू डिसाइडेड होती है कि रिडेम्पशन पे क्या करने वाले। तो इसमें से जो भी कॉम्बिनेशन आप सिलेक्ट कर रहे हो ना, वो प्री डिसाइडेड होता है। जब प्री डिसाइडेड है और अगर पता है कि वहां पे नुकसान जाने वाला है, जैसे इशू एट पार किया, रिडेम्पशन एट प्रीमियम, तो लॉस होने वाला है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में देखो, डिस्काउंट वाले में भी होगा, डिस्काउंट टू पार, डिस्काउंट टू प्रीमियम, ये सब में कंपनी को लॉस होने वाला है। हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में, बेसिक थियरी में पढ़ा हुआ है, आपको ध्यान होगा, कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस, ऐसा कुछ पढ़ा है कि अगर लॉस होने वाला है पता है तो उसका इफेक्ट पहले से दे दो, प्रॉफिट होने वाला जब होगा तब देखेंगे। ऐसे ही होता है ना, प्रॉफिट रिकग्नाइज एडवांस में नहीं करते, लॉस अगर कंफर्म है कि होने वाला है तो पहले से उसका इफेक्ट या प्रोविजनिंग हम कर सकते हैं, वही इफेक्ट हम यहाँ पे देने वाले हैं। तो आज जो मैं एंट्रीज अभी कर रहा हूँ वो एट द टाइम ऑफ इशू कर रहा हूँ, अभी रिडेम्पशन की डेट तो आई नहीं है, लेकिन इस टाइम पे अगर मुझे मालूम है कि इन फ्यूचर मुझे लॉस होने वाला है तो उस लॉस का प्रोविजन हम अभी कर दें। आया समझ में? तो जितने भी आपको मैंने कॉम्बिनेशन बताए उन सबके ऊपर एक एक एग्जांपल लेके अपने एंट्रीज कर लेंगे, ताकि उसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन अगर इलस्ट्रेशन में एमसीक्यू में आता है तो आपको पता होगा उसका इफेक्ट क्या देना है। क्लियर? तो इसको नोट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन है, आपको ऐसे कुछ नोट करना है तो कर लो, इशू एट पार और रिडेम्पशन वाला आमने सामने, जैसे भी लाइंस बनानी बना ले, कुछ ना कुछ तो कनेक्ट हो ही जाएगा, क्योंकि यही सारे इंस्टेंसेस अभी एक एक करके अपने कवर करेंगे। सबसे पहला केस में यहाँ लिख देता हूँ, इशू एट पार 100 रुपीज मान लेते हैं, और रिडेम्पशन एट पार ये भी 100 रुपीज। अब इशू एट पार, रिडेम्पशन एट पार, यहाँ पे तो कोई लॉस प्रोविजनिंग वाली बात है नहीं, तो यहाँ आप जब इशू कर रहे हो तो एंट्री तो सिंपल होगी आपके, बैंक टू डिबेंचर्स, जो भी डिबेंचर्स का परसेंटेज है। तो एकदम बेसिक केस हो गया, इसमें कोई ऐसा वो लॉस का इफेक्ट, कोई प्रोविजन कुछ भी नहीं आ रहा है, एकदम बेसिक एंट्री, बट कॉम्बिनेशन में है तो फिर अपने उसको मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, इशू एट पार 100 पे और रिडेम्पशन एट प्रीमियम 105। हम देखो, पार पे इशू कर रहे हैं, 100 रुपये मंगवा रहे हैं, वापस करने हैं 105, तो आज ही पता है कि 5 रुपये का नुकसान होने वाला है, तो इस 5 रुपये का प्रोविजनिंग आज ही कर देंगे, रिजर्व क्रिएट कर देंगे, फ्यूचर में जब रिडीम करना होगा ना तो ये पैसे काम आएंगे, अभी से उसको रिकग्नाइज कर लेते हैं। तो एंट्री करेंगे तब बैंक में कितना अमाउंट आ रहा है, 100 रुपीज आ रहे हैं, इशू तो 100 पे ही किया है ना, पार वैल्यू पे किया, लेकिन यहाँ पे 5 रुपये का लॉस है, तो वो लॉस का इफेक्ट अभी दे देंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, लॉस ऑन इशू अकाउंट करके 5 रुपये का लॉस रिकग्नाइज कर, सामने डिबेंचर्स का अकाउंट क्रिएट होगा तो फेस वैल्यू पे होगा, और जो प्रोविजन बनेगा उसको बोलेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, और अमाउंट कितना, 5 रुपये। क्लियर हो गया? देखो मैंने यहाँ पे किया क्या है, 5 रुपये का लॉस आज ही रिकॉर्ड करके उतना पैसा साइड पे रख दिया,
अब ये रिजर्व कब काम आएगा पता है, जब हम फ्यूचर में डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे तो जो 5 रुपए प्रीमियम के चुकाने होंगे ना वो यहीं से यूज कर लेंगे। प्रोविजनिंग कर दिया, अभी से एक रिजर्व क्रिएट कर दिया और कुछ नहीं किया, इतना इफेक्ट आएगा। तो एट द टाइम ऑफ इशू पहले से ही फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए प्रोविजनिंग करती है। नोट कर लो इसको, देखते हैं। बोलो, कोई कंफ्यूजन इसमें? क्लियर? तो इशू एट पार हो गया, रिडेम्पशन एट पार, रिडेम्पशन एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट डिस्काउंट तो होने वाला है नहीं। अब नेक्स्ट जो सिचुएशन आएगी थर्ड, इशू एट प्रीमियम और रिडेम्पशन एट पार। ये भी नॉर्मल केस हो गया ना, प्रीमियम पे आपने रिडीम किया, अरे इशू किया और पार पे रिडीम करने वाले, इसमें कोई लॉस हो रहा है क्या कंपनी का? नहीं। तो इफेक्ट क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है? 105। डिबेंचर अकाउंट में कितना जाएगा? 100 फेस वैल्यू पे, और बाकी का सिक्योरिटी प्रीमियम 5 रुपीज़। ये भी बेसिक एंट्री है जो आप करते हो, इसमें कोई लॉस वाला इफेक्ट नहीं आ रहा, कोई प्रोविजनिंग नहीं हो रहा, प्रीमियम के अकाउंट में चला गया सिक्योरिटी प्रीमियम में। ये प्रीमियम भी कहीं ना कहीं रिडेम्पशन के टाइम पे काम आएगा किसी और सिक्योरिटी। नेक्स्ट केस देख लो, फोर्थ वाला, इशू एट प्रीमियम और रिडेम्पशन एट प्रीमियम। और देखो इसमें ना मैं आपको सारे कॉम्बिनेशंस नहीं लिखवा रहा क्योंकि अगेन नंबर्स पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे 105 के सामने 105 हो सकता है एक कॉम्बिनेशन, 105 के सामने 110 हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, 110 के सामने 105 हो सकता है। अब इतने सारे कॉम्बिनेशंस अभी यहाँ पे एंट्रीज करने नहीं बैठेंगे चलेगा, क्योंकि आगे इलस्ट्रेशन में पॉइंट यूज होने वाला है, तो वहाँ पे जो एग्जाम्पल होगा ना उसके बेसिस पे सॉल्व हो जाएगा। तो भी आप सिर्फ हेडिंग दे के छोड़ दो, ये कॉम्बिनेशंस लिख लो, ये सारे वेरिएशंस पॉसिबल है, एंट्री की नीड नहीं, नोट करना इसको। इशू एट प्रीमियम वाले भी दोनों केस हो गए। इशू एट डिस्काउंट 95 और रिडेम्पशन एट पार दैट इज 100, 95 एंड 100। अब यहाँ पे देख लेते हैं, आपने 95 रुपीज चार्ज किए, लेकिन जब पे करना है इन फ्यूचर तो कितना पे करना है? 100। 5 रुपए का लॉस अभी से दिख रहा है ना, होने वाला है, तो वही इफेक्ट देना पड़ेगा। पहले से उसका अरेंजमेंट कर लो, आप अकाउंट्स में उसका इफेक्ट दे दो। तो बैंक में कितना अमाउंट आ रहा है? 95। जो लॉस है वो रिकॉर्ड कर लेंगे, लॉस ऑन इशू 5 रुपीज, और टू डिवेंचर अकाउंट फेस वैल्यू पे 100। यहाँ कोई प्रोविजन बनेगा क्या? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऐसा कुछ तो है नहीं। ये जो लॉस रिकॉर्ड कर लिया आपने 5 रुपीज, ये PNL में जाने ही वाला है, तो अपने आप अपने लॉस जो है वो रिकॉर्ड कर दिया और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो चुका है। इससे ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ये बेसिक केस था। अब जो लास्ट कॉम्बिनेशन आएगा, इशू एट डिस्काउंट दैट इज 95, और जो रिडेम्पशन हो रहा है दैट इज एट प्रीमियम 110 रुपीज। तो 95 रुपीज आए हैं, 110 रुपए पे करने हैं, टोटल जो लॉस हो रहा है दैट इज 15 रुपीज। अब इसमें क्या होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो अपने करते हैं, तो यहाँ पे ना दो अलग अलग टाइप के लॉसेज है। एक 5 रुपए का जो लॉस है वो डिस्काउंट वाला है, और ये 10 रुपए का जो लॉस है वो प्रीमियम पे कर रहे हैं उसका है। आप इसको डिफरेंट नेम दे सकते हो। ये लोग कितनी बार क्या करते हैं, ये 5 रुपए का लॉस दिखाना होता है तो नाम देते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, और ये जो 10 रुपए का लॉस दिखाना होता है इसके लिए लिखते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। दो नाम अलग अलग देना मैंडेटरी नहीं, आप दोनों को कंबाइन करके एक ही हेडिंग दे दो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। उसका रीजन ये है कि लॉसेज इन फ्यूचर राइट ऑफ होंगे, जब राइट ऑफ करोगे PNL में तो दो दो अकाउंट लेके जाने पड़ेंगे, और फिर उसमें अमाउंट का प्रोपोर्शनेट ये वो कंफ्यूजन होगा। तो इससे बेटर है जितना भी लॉस हो रहा है ना 15 रुपीज का, अपने एक ही हेड में ले जाएंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। दो अलग कैटेगरी बनाना नेसेसरी नहीं, ठीक है। अब देख लेते हैं, बैंक में 95 रुपीज आ रहे हैं, लॉस के नाम पे अपन एक कंबाइंड अकाउंट ही बना रहे हैं, टोटल कितना 15 रुपीज। सामने डिबेंचर्स के अकाउंट में कितना जाएगा, फेस वैल्यू 100 रुपीज, बाकी का डिफरेंस 10 रुपए, ये कहाँ पे जाएगा? प्रोविजन बनाना पड़ेगा, 10 रुपए जो प्रीमियम देना है, तो स्टार्टिंग में नहीं किया था प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, तो वही अकाउंट बनेगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये 10 रुपीज। तो ये आपका टैली, ठीक है। 95 रुपीज बैंक में आए, 15 रुपए का टोटल लॉस, इसमें दो लॉसेस इंक्लूडेड है, मैंने आपको बता दिया।
₹5 डिस्काउंट वाला, ₹10 प्रीमियम वाला, और सामने डिबेंचर्स के उसमें फेस वैल्यू और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट आपने पहले से रिजर्व क्रिएट करके रख दिया ₹10। इन फ्यूचर रिडेम्पशन में ये रिजर्व अपने यूज करेंगे जब ₹10 का प्रीमियम पे करना होगा, डन। और ये तो पीएनएल में चला ही गया होगा, पूरा क्लेम हो जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आया समझ में? अब इसके बेस पे एक इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, वो आपको घर से ट्राई करके आना है, होमवर्क है आपका। कल मैं इलस्ट्रेशन 8 से आगे स्टार्ट करूंगा, वही हम डिस्कस करेंगे। ये वाला, ये दोनों प्रीमियम पे है, ये इसमें से कॉम्बिनेशन की बात करें, 105 और 110 यही वाला बोल रहे हो ना? इसका इफेक्ट मैं आपको इलस्ट्रेशन के बाद ही बताऊंगा, क्योंकि उसके अंदर इसका इफेक्ट आने वाला है, इसलिए मैंने अभी इसमें एंट्री नहीं लिखवाई है, सिर्फ कॉम्बिनेशंस लिखवाए कि ये सारे पॉसिबल है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 8 ट्राई करके आना, कल उसी से अपने कंटिन्यू करेंगे आगे और बाकी के पॉइंट्स देख लेंगे।